दोस्तों पिछली वीडियो में बात हुई थी सारे टीम के रिटेन खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि किस किस खिलाड़ी को रिटेन नहीं करना चाहिए था और किस किस खिलाड़ी को रिलीज नहीं करना चाहिए था। तो इस वीडियो में बात होगी दो टीम के बारे में, और वो जो दो टीम है वो है आरसीबी और उसके बाद दूसरी टीम है वो है गुजरात जायंट्स। तो पहले बात करेंगे आरसीबी के बारे में कि आरसीबी ने कितने खिलाड़ी को रिटेन किया। तो आरसीबी ने टोटल 4 खिलाड़ी को रिटेन किया और आरसीबी ने बहुत अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को इस बार के ऑप्शन में रिलीज कर दिया। तो आरसीबी की जो रिटेंशन थी, पहले जो रिटेंशन थी इनकी कैप्टन स्मृति मंदाना, उनको इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद जो इनकी दूसरी रिटेंशन थी, जो इनकी विकेट बैट्समैन ऋषा घोष, उनको इन्होंने 2 करोड़ 75 लाख रुपए देकर रिटेन किया। और उसके बाद जो इनकी तीसरी रिटेंशन है वो एलिस पेरी की, तो एलिस पेरी को उन्होंने 2 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया। और जो इनकी लास्ट और चौथी रिटेंशन है वो श्रेयंका पाटिल, तो इनको इन्होंने 60 लाख रुपए देकर रिटेन किया। तो इनका जो पर्स बचा हुआ 6 करोड़ 15 लाख का पर्स बचा हुआ है। और जो इन्होंने टोटल 4 खिलाड़ी को रिटेन किया, तो 4 खिलाड़ी को रिटेन करने के बाद इनका जो टोटल पर्स लगा 8 करोड़ 85 लाख रुपए का इनका टोटल पर्स लगा। यहाँ आरसीबी ने अपने एक ओपनर को रिटेन किया। उसके बाद आरसीबी ने मिडिल ऑर्डर में एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन रिटेन किया एलिस पेरी को। उसके बाद आरसीबी ने फिनिशर के तौर पर ऋचा घोष को रिटेन किया। और उसके बाद आरसीबी ने अपने मेन स्पिनर जो थी श्रेयंका पाटिल, उनको रिटेन किया है। अब किसको किसको रिलीज किया है, तो इन्होंने टोटल 12 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। और जो 12 नाम है वो है, देखिए इनका पहला नाम एस मेघना, फिर जॉर्जिया बेरम, फिर आशा शोभना, फिर उसके बाद सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह, सोफी मोलिनिक्स, उसके बाद एकता बिष्ट, केट क्रॉस, कनिका आहूजा, डैनी वाइट, उसके बाद प्रेमा राव, उसके बाद लास्ट जो थी वो थी जे पवार। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई इनका एक स्पॉट बचा हुआ, तो उसमें ये इनके पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी, उनको रिटेन करना चाहिए था। लेकिन भाई देखिए जो नियम में ऑप्शन का वो ये है कि आपको एक अनकैप्ड खिलाड़ी करना बहुत ही जरूरी है। तो आरसीबी के स्क्वाड में कोई ऐसा अनकैप्ड खिलाड़ी नहीं था जिनको ये कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को नहीं किया। और जो इनकी रिटेंशन थी चारों कैप्ड खिलाड़ी की थी। अब 3-4 नाम ऐसे जिनको इनको रिटेन करना चाहिए था पर इन्होंने रिटेन नहीं किया। जैसे देखिए इनके पास ऑप्शन था जॉर्जिया वेरम का, उसके बाद इनके पास ऑप्शन था सोफी मोलिनिक्स का, उसके बाद इनके पास ऑप्शन था रेणुका सिंह ठाकुर का। उसके बाद जो इनका चौथा ऑप्शन था वो था कनिका आहूजा का। पहले बात करेंगे जॉर्जिया वेरम की, तो पहले इनके बैट्स परफॉर्मेंस देखेंगे। तो इन्होंने WPL 2025 में टोटल 8 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने 93 रन बनाया था और जिनकी एवरेज थी 21 की थी और जिनका स्ट्राइक रेट 136 रन का स्ट्राइक रेट था। अब बात करेंगे विद द बॉल, तो इन्होंने टोटल 8 मैच खेले थे और इन्होंने 12 विकेट लिया था और जो उनकी इकोनॉमी थी 8.63 की थी। ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छा किया अपने रिसेंट टाइम में, और आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छा किया विद द बैट विद द बॉल। तो आरसीबी मुझे लगता है ये सोच रही है जितना हम लोग इनको रिटेन करने में पैसे देते हैं उससे कम अमाउंट में हम लोग इनको ऑप्शन में खरीद लेंगे। तो अभी टोटली आरसीबी की कॉल है कि आरसीबी ने क्यों रिटेन नहीं किया। अब बात करेंगे सोफी मोलिनिक्स की, तो ये WPL 2025 में इंजर्ड थी, पर इनका जो परफॉर्मेंस देखेंगे वो WPL 2024 की। तो इन्होंने टोटल 10 मैच खेले थे विद द बैट, इनके 78 रन बनाए थे इन्होंने और जिनकी एवरेज थी 13 की थी और जिनका स्ट्राइक रेट था 92 का इनका स्ट्राइक रेट था। विद द बैट उतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस निकल के आई, लेकिन बॉलिंग में फिर से इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इन्होंने 10 मैच खेले थे और उन 10 मैच में उनको 12 विकेट मिली थी और जो उनकी इकोनॉमी थी 7.31 की थी। लास्ट ईयर 2025 में इंजर्ड थी तो WPL से बाहर थी, लेकिन इन्होंने 2024 के WPL में आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छा किया था। विद द बैट इनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आई, लेकिन विद द बॉल बहुत ही ब्रिलियंट रही, तो आरसीबी इनको रिटेन करने के लिए सोच सकती थी। तो अगला नाम होने वाला है रेणुका सिंह। तो इन्होंने 2025 में टोटल 7 मैच खेले थे, इनको 10 विकेट मिली थी और जो उनकी इकोनॉमी थी 7.88 की थी। और मैं आपको ये भी बता देने वाला हूँ कि आरसीबी पक्का इनके लिए आरटीबी यूज करती हुई दिख सकती है, क्योंकि आरसीबी के लिए बहुत ही मेन पेस बॉलर है और इंडिया के लिए उतनी इंपॉर्टेंट जितना आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है आरसीबी इनके लिए आरटीबी यूज कर सकती है। और जो अपना लास्ट नाम होने वाला कनिका आहूजा का, तो इनका 2025 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने टोटल 8 मैच खेले था और इसमें 81 रन बना पाई थी और जिनकी एवरेज थी 16.20 की थी और जिनका स्ट्राइक रेट 120 रन का स्ट्राइक रेट था। अब बात करेंगे विद द बॉल, तो इन्होंने टोटल 8 मैच खेले थे, 1 विकेट मिली थी और इनकी जो इकोनॉमी थी 8.37 की थी। एज ऑलराउंडर खेलती हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए विद द बैट। और आरसीबी के लिए पिछले साल बहुत ही अच्छा किया था, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आरसीबी का जो मैच था गुजरात से, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट 33 रन की पारी खेली थी, वहां से आरसीबी मैच जीती थी। तो इनका जो विद द बैट से कैलिबर है बहुत ही अच्छा निकल के आता है। बॉलिंग से उतनी अच्छी जिनकी परफॉर्मेंस निकल के आई, लेकिन विद द बैट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई थी आरसीबी के लिए। तो ये ऐसे कुछ नाम है जिनको आरसीबी को रिटेन करना चाहिए था, लेकिन अब आरसीबी का कोई और प्लान हो सकता है। तो शायद आरसीबी सोच सकती है कि जितना लोग इनको रिटेन करने में अमाउंट देते हैं उससे कम में हम लोग को ये ऑप्शन मिल जाएंगी। तो अभी आरसीबी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब आरसीबी ने जो रिटेन किया है 4 खिलाड़ियों को, उनका तो रिटेन होना बनता था क्योंकि टोटली डिजर्व करते रिटेन होना। तो अब मुझे देखना है कि आरसीबी किनको टारगेट करती है ऑप्शन में, और आरसीबी की टारगेट लिस्ट भी आने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल बने रहना। चलिए चलते हैं अपने दूसरी टीम के ऊपर, जो कि आने वाले गुजरात जायंट। तो गुजरात जायंट ने ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया और इन्होंने टोटल बस 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया था और वो दोनों ऑस्ट्रेलियन है। तो इन्होंने जो रिटेंशन की थी वो की थी एस्ले गार्डनर की, तो उनको इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद जो उनकी दूसरी रिटेंशन थी वो थी बेथ मोनी की, तो इन्होंने दोनों खिलाड़ी को रिटेन किया। उसमें इनका जो पर्स स्पेंड हुआ 6 करोड़ का और जो इनका पर्स बचा हुआ 9 करोड़ का इनका पर्स बचा हुआ ऑप्शन के लिए। और भाई इन्होंने टोटल 15 खिलाड़ी को रिलीज किया और इसमें बहुत ऐसे नाम है जिनका पक्का मुझे लगता था रिटेन करना बनता था, पर पता नहीं क्यों उन्होंने रिटेन नहीं किया। तो पहले देखेंगे कि जो 15 खिलाड़ी जो इन्होंने रिलीज किया है, तो जो इनकी रिलीज लिस्ट पहले है कास्विक गौतम, शिवरन शेख, डेंडा डॉटिन, पीबिल स्पील्ड, फिर तनुजा कंवर, हरलिन देओल, फिर उसके बाद दयालन हेमलता, लौरा वुल्फार्ड, मेघना सिंह, प्रिया मिश्रा, शबनम शकील, मन्नत कश्यप, फिर उसके बाद साइली सदगरे, भारती फुलमाली, उसके बाद
प्रकांशिका नायक। अब इनके भी टीम में मुझे 3-4 ऐसे नाम लगे जिनको रिटेन करना बनता था, पर इन्होंने पता नहीं क्यों रिटेन नहीं किया। और वो 4 नाम है, देखिए पहला जो नाम है वो है फोबिल स्पील्ड, उसका दूसरा है लॉरा वुल्फार्ड, उसका तीसरा नाम हरलीन देओल और जो चौथा नाम है वो कास्वी गौतम। हाँ, अब ये ऑप्शन का डायनेमिक्स था कि आप 2 ओवरसीज खिलाड़ी से ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है कि बेथ मूनी को रिटेन करने की कोई जरूरत नहीं थी और उनसे ज़्यादा आप लोग फोबिल स्पील्ड या लॉरा वुल्फार्ड को आगे रख सकते थे रिटेंशन लिस्ट में। अगर फोबिल स्पील्ड की परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग WPL 2025 की, तो इन्होंने टोटल 6 मैच खेले थे जिसमें इन्होंने 91 रन बनाया था और जिनकी एवरेज थी 18 की थी और जिनका स्ट्राइक रेट था 135 का इनका स्ट्राइक रेट था। इनका जो रिसेंट फॉर्म है बहुत ही अच्छा लगा हुआ है और इन्होंने इस बार के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो उस बेसिस पे इनको रिटेन किया जा सकता था, पर पता नहीं कि गुजरात ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया इनको रिलीज कर। और अभी गुजरात के पास 3 आरटीएम बचा हुआ है, तो मुझे लगता है गुजरात इनके पीछे पक्का एक आरटीएम आपको यूज करते हुए दिख सकती है। चलते हैं अगले नाम के ऊपर, जो कि होने वाला लॉरा वुल्फार्ड का। तो लॉरा वुल्फार्ड ने टोटल 3 मैच खेला था और इन्होंने 32 रन बनाया था और जिनकी एवरेज थी 10.66 की थी और जिनका स्ट्राइक रेट था 78 का इनका स्ट्राइक रेट था WPL 2025 में। हाँ, अगर आप लोग देखेंगे तो इनकी WPL 2025 की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस आई, तो उसके बेसिस पे इनको गुजरात ने रिलीज किया, लेकिन इनकी जो रिसेंट फॉर्म है बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। मुझे लगता है कि इनको लगातार मौका अगर टीम देगी तो अच्छा कर सकती है और बहुत अच्छी प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छी ओपनर भी हैं, तो इनको गुजरात को रिटेन करना चाहिए था, लेकिन गुजरात इनको रिटेन नहीं किया और मुझे लगता है गुजरात इनके पीछे आरटीएम यूज कर सकती है। तो अब देखना है गुजरात कैसा इस बार के ऑक्शन में इनके पीछे जाती कि नहीं जाती है। अब चलते हैं अपने अगले नाम के ऊपर, जो कि होने वाला है हरलीन देओल। हरलीन देओल ने 9 मैच खेला था, 232 रन बनाया था और जिनकी एवरेज थी 38 की थी और जिनका स्ट्राइक रेट 120 का इनका स्ट्राइक रेट था। इनका इतना बेस्ट स्टैट्स होने के बाद भी देखेंगे गुजरात ने रिलीज कर दिया और इनका तो पक्का रिटेन करना चाहिए था, क्योंकि एक इंडियन ऑप्शन है, बहुत ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, बहुत ही अच्छी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो इनका तो रिटेन करना बनता था। और हो सकता है गुजरात ये सोच रही हो कि इनको हम लोग ऑप्शन में कम पैसे में खरीद लें, तो भाई गुजरात आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस बार के ऑप्शन में ये आई है तो बहुत ही महंगे जाने वाली है और मुझे लगता है गुजरात इनके पीछे भी आरटीएम यूज कर सकती है। इनका तो मुझे लगता है 100% गुजरात इनके पीछे आरटीएम आपको यूज करते दिख सकती है। चलते हैं अपने अगले नाम के ऊपर, जो कि होने वाला कास्वी गौतम। तो इन्होंने टोटल 9 मैच खेला था। पहले बैट्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इन्होंने टोटल 9 मैच खेला था जिसमें इन्होंने 43 रन बनाया था और जिनकी एवरेज 10 की थी और जिनका स्ट्राइक रेट 110 का स्ट्राइक रेट था। और अब बात करेंगे विद द बॉल, तो बॉल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनके निकल के आई थी 2025 WPL में। तो इन्होंने 9 मैच खेला था, इनको 11 विकेट मिली थी और जो उनकी इकनॉमी थी 6.45 की इकनॉमी थी। ये एज ऑलराउंडर खेलती है और इनको जाना था मेन बॉलिंग के लिए और इनको शुरू के ओवर में बहुत अच्छी खासी स्पिन मिलती है बॉल से, तो गुजरात के लिए बहुत ज्यादा विकेट मिले थे WPL 2025 में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी गुजरात के लिए 2025 WPL में। ये थी दोनों टीमों के डिटेल में बात कि किस किस खिलाड़ी को रिटेन कर सकती थी अकॉर्डिंग टू WPL 2025 परफॉर्मेंस और किन किन प्लेयर के पीछे वो आपको आरटीएम यूज करती हुई दिख सकती हैं। और जो बाकी 3 टीमें उनकी अगली वीडियो में बात होगी कि किनको उन्हें रिलीज किया, किनको रिटेन किया, फुल डिटेल में उसके लिए तो बात होगी अगली वीडियो में। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि हर टीम की टारगेट लिस्ट की भी वीडियो बनाऊं, तो अगर आप चाहते हैं ऐसा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन सब स्टैट्स को जुड़ाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और बहुत सारे टाइम भी लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले। तो यही तो बस थी वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।